अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अयाज ब्रोही और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज फिर से जो है हम बात करेंगे अली से फातिमा और फिरोज की जो अलहदगी हुई है उसके बाद जो मामलात हुए थे बच्चों के हवाले के मुतालिक। वो केस जो है अब सिटी कोर्ट में समाअत उसकी चल रही है। इसके हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं फैमिली जज भी रहे, जुडिशल मजिस्ट्रेट रह चुके हैं। अभी कुछ ही अरसा हुआ है उन्होंने अपने ओहदे से जो है वो इस्तीफ़ा दिया है और प्रैक्टिस जो है वो कर रहे हैं इम्तियाज शाह साहब। इनसे मालूम करेंगे कि ये फैमिली केसेस में आखिर कैसे होता है, क्या रीजंस होते हैं, क्या चीज़ें देखकर जो बच्चे जो है वालिदा या वालिद को दिए जाते हैं, और दीगर जो मामला है इस गार्जियन वार्ड्स के हवाले से या कस्टडी के हवाले से इस पे बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे लिए। थैंक यू। सबसे पहले ये बताएं सर कि आपने भी आपका भी एक्सपीरियंस रहा है गार्जियन वार्ड्स का, केसेस आपके पास आते हैं, आप उनको देखते हैं, क्या देखकर फैसला करते हैं कि ये बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो वालिद के पास बेहतर रहेगा या वालिदा के पास रहेगा, या वालिद को के हवाले किए जाएं बच्चे या वालिदा के हवाले? असल में इसमें एक चीज़ जो कोर्ट सबसे प्राइम कंसिडरेशन देती है जिसको, वो होता है वेलफेयर ऑफ द माइनर। वो सेक्शन 17 जब आप पढ़ेंगे, या जो लीगल फ्रेंडी के लोग हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि सेक्शन 17 उसी नेचर का सेक्शन 352 है चैप्टर 18 में, डीएफ मुलाज का बुक है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोहम्मद अल्लाह। उसमें यह है कि कोर्ट देखती है कि इन हुज फेवर द वेलफेयर ऑफ द माइनर लाइज। अगर बच्चा क्या माँ को दे दें तो बच्चे की वेलफेयर में ये चीज़ है, या वो वालिद को देना चाहिए। तो उस पर एक सेटल प्रिंसिपल है, अल्दो दे आर नॉट एब्सोल्यूट। जैसे ये है कि सेक्शन 352 है डीएफ मुल्ला के बुक का, वो कहता है कि हिजानत, हिजानत का टर्म समझना तमाम लाजमी है कि ये हिजानत का टर्म आया कहाँ से। अलबत्ता कुरान में ऐसी कोई आया नहीं, ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं जिसमें यह है कि वो बच्चे की कस्टडी आप वालदा को दे दें या वालिद को दे दें। एक हदीस है विच आई वांट टू शेयर विथ यू। एक औरत आई थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। शी सेड, ओ प्रॉफिट ऑफ अलमाइटी अल्लाह, एंड शी वाज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स हर सन, अपने बेटे की तरफ इशारा कर रही थी, दैट ही इज माय सन, ही इज द फ्रूट ऑफ माय वॉम, he cherished in my bosom and he suckled at my breast, and my husband want to take him from my custody. On that the prophet of almighty Allah replied that you have the better right over the custody of the minor unless and until you do not marry with another person. अब इसका मफहम यह है कि जब एक औरत आई, इसको अपने शोहर ने तलाक दे दी, वो बच्चे की कस्टडी देना चाहता था, तो औरत ने नबी वसल्लम के पास गई कि या रसूल अल्लाह, ये बच्चा मेरा है, इसको मैंने पाला है, ये मेरी गोद में खेला है, इसने मेरा दूध पिया है, अब इसके वालिद कह रहे हैं कि मुझे दे दो। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इस बच्चे की कस्टडी तुम्हारे पास रहेगी, तुम्हारा पहले हक है, जब तक तुम दूसरी शादी नहीं करती। अब इससे हमने टर्म डिराइव किया है हिजानत। ठीक है, ये एक हदीस है। हिजानत जो लब निकला है हिजान से, इसका मतलब ये होता है लेप ऑफ द मदर। एक फेमस कोटेशन भी है, मैक्सिम आप उसे कह लें, दैट द लेप ऑफ द मदर, आप लाइक वाइस आप समझिए कि खुदा की तरफ से एक बेहतरीन नशोनुमा का जरिया है। समझ रहे हैं आप? तो एक तो होता है सेक्शन 352 का जो प्रिंसिपल हिजानत का, जिसमें कोर्ट ये कंसीडर करती है कि सुन्नी लॉ के मुताबिक इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने फरमाते हैं कि बच्चा अगर लड़का है तो 7 साल तक उसकी कस्टडी वालदा के साथ रहेगी, और अगर लड़की है तो अंटिल शी अटेन्स प्यूबर्टी, जब तक वो जवानी हो जाती है, उसकी कस्टडी उसकी वालदा के साथ रहेगी। तो उस पर डिफरेंट शिया सेक्ट्स हैं। जैसे शिया सेक्ट फरमाते हैं कि अगर बच्चा 2 साल तक है, 2 साल की उम्र पूरी कर ले, तो उसके लिए बेहतर ये है, उसका वेलफेयर बेहतर ये है कि वो अपने वालिद के साथ जाके रहे, और लड़की जो है 7 साल तक अपनी माँ के पास रहेगी, उसके बाद अपने वालिद के पास चली जाएगी। और शाफी सेक्ट है, उसके अलावा तो उसका डिफरेंट ओपिनियन है। लड़के के मतलब तो सेम ही रखते हैं, जमा वो हनीफा रखते हैं, पर लड़की के मतलब वो कहते हैं कि लड़की भले प्यूबर्टी भी अटेंड कर जाए, रहेगी माँ के साथ ही, वो वालिद के साथ नहीं रहेगी। उसी तरह एक पेरेंटल राइट भी होता है, वालिद का राइट, वो सेक्शन 357 में डीएफ मुल्ला का बुक के चैप्टर 18 है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोहम्मद अल्लाह। उसमें वो कहते हैं कि जब हिजानत का पीरियड कंप्लीट हो जाए तो वालिद का राइट शुरू हो जाता है। जैसे बच्चा 7 साल क्रॉस कर गया, देन father has to be given the preference over the right of the custody of the child. उसी तरह अगर बच्ची है प्यूबर्टी अटेंड कर गई तो वालिद के पास जानी है। उसके पीछे इंटेंशन ये है कि देखें, जब लड़की प्यूबर्टी अटेंड करती है तो उसकी शादी वगैरह करवानी होती है, डेफिनेटली द फादर विल मेंटेन द एक्सपेंसेस ऑफ द गर्ल, इस वजह से उसको जानिए। अब ये दोनों जो प्रिंसिपल हैं एब्सोल्यूट नहीं है, ऐसे भी नहीं कर सकती कोर्ट के हिजानत है तो हिजानत इज एब्सोल्यूट प्रिंसिपल, अब कस्टडी माँ को ही देनी है, नो। और ऐसे भी नहीं हो सकता कि पेरेंटल पोजीशन अगर माँ नहीं कमाती, वालिद अच्छा कमाता है, तो कस्टडी बच्चे की वालिद को दे दो। तो इस पे कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस हैं जो मोहम्मद अल्लाह में सेक्शन 354 है उसका, वो कहता है कि अल्दो हिजानत पीरियड तो है कि कस्टडी तो वालदा को देनी चाहिए,
बच्चे की 7 साल तक व लड़की की 14 साल तक। पर अगर 4 शर्तें उसमें बयान की गई हैं, पर अगर वो औरत जिसकी तलाक हो गई है दूसरी शादी कर लेती है, देन शी इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर द कस्टडी। ओके। उसके अलावा अगर वो औरत शादी एग्जिस्ट करती है, सबसिस्ट, मैरिज सबसिस्ट, बस शादी के दौरान वो अपने शोहर के घर से दूर जाकर किसी और घर में रहती है या उसकी मर्जी के बगैर चली जाती है, तो उस सूरत में भी बच्चे की कस्टडी इसको नहीं मिलेगी। तीसरी शर्त, व्हेन शी लीड्स एन इमोरल लाइफ लाइक प्रोस्टिट्यूट, या बदकारी करती है, उस कंडीशन में भी इसको कस्टडी नहीं मिलेगी। एक चौथी कंडीशन है जो मैं समझता हूँ, जिस पर्सपेक्टिव में हम इंटरव्यू कर रहे हैं, फिरोज खान का जो केस आपने बताया था मुझे, तो उसमें यह है कि जब कोई औरत नेग्लेक्ट करती है अपने बच्चे की परवरिश में, उसकी नशो नमा में, तो वो चौथा ग्राउंड है। इस ग्राउंड पे भी औरत से कस्टडी ली जा सकती है बच्चे की। उसके अलावा एक और दूसरा ग्राउंड भी एपोस्टेसी, ऑल्दो इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द लॉ, पर इंडिया में अप्लाई नहीं होता, पाकिस्तान में एप्लीकेबल है। अगर कोई औरत अपने मजहब को रिलिंक्विश कर देती है तो वो भी कस्टडी के लिए इंटाइटल नहीं होती। अब ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कस्टडी के रिलेटेड। मेन प्रिंसिपल वेलफेयर ऑफ द माइनर कंसिडर किया जाता है। अच्छा, इसमें हम ये बताएं कि इसमें दो चीज़ें हमें नज़र आई है इस केस में। जो अलीज़ फातिमा और फिरोज़ खान की जो शादी हुई थी, तब अहले तशी की शरीयत जो है उस हिसाब से शादी हुई थी, लेकिन जो डिवोर्स हुई है वो अहले सुन्नत के हिसाब से हुई है। तो ये हमें समझा दें कि अब क्या इसमें कौन सी शरीयत लागू होती है, अहले सुन्नत वाली या अहले तशी वाली? देखिए, शरीयत तो एक ही है, न सुन्नी और शिया की शरीयत में डिफरेंस नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ सम प्रिंसिपल्स। अब जैसे सेक्शन 17 कहता है, सेक्शन 17C, सेक्शन 17C कहता है कि जब बच्चे की कस्टडी को डिटरमाइन करेगी तो उसका रिलीजन देखेगी, रिलीजन। अब हम उस रिलीजन में जाते हैं, दीन तो हमारा देखिए इस्लाम है, वी शिया हो या सुन्नी हो, वी आल सबमिट बिफोर द अलमाइटी अल्लाह। कुछ हमारे फिक्का के मसले हैं, तो कोर्ट देखती है कि जो बच्चा, रिलीजन जिसका, अगर उसका वालिद सुन्नी से है, सेक्ट से बिलोंग करता है, तो वो उसके मुताबिक डिसाइड होगी। इसमें मैरिज या डाइवोर्स वगैरह दो दे मैटर करती हैं, पर कस्टडी का मैटर प्योरली देखा जाएगा बच्चे का रिलीजन क्या है, और बच्चे का रिलीजन वालिद के हिसाब से काउंट होता है। अगर वालिद सुन्नी सेक्ट के हैं तो हिजानत का पीरियड जो मैंने पहले बयान किया, 7 साल और 14 साल वाला वो अप्लाई होगा। अगर शिया सेक्ट से हैं तो 2 साल और 7 साल वाला अप्लाई होगा। इसमें ये चीज कोर्ट कंसिडर करती है। अच्छा, एक और पॉइंट, जैसे उनका जो बेटा है वो है 3.5 साल का और बेटी की जो उम्र है वो 7 माह है, ठीक है। तो वो लड़की जो है वो क्लेम करती है कि बच्चों की जो मेंटेनेंस है वो 1-1 लाख रुपए पर मंथ दी जाए, उनको घर भी लेकर दिया जाए, क्योंकि बच्चों की परवरिश मैंने करनी है। अगर कल को कस्टडी माँ के हवाले की जाती है तो ये मेंटेनेंस देने के वो मिजाज होंगे, ज़रूरी होगा उनको मेंटेनेंस देना माँ को, या अगर वालिद के पास चले जाते हैं तो लड़की के लिए क्या प्रॉब्लम्स होंगी? असल में मेंटेनेंस तो एक डिफरेंट टॉपिक है अपार्ट फ्रॉम द गार्डियन। और मेंटेनेंस पे अगर आप बात कर रहे हैं तो मेंटेनेंस पे ये होता है कि अगर, जाहिर सी बात है, इट इज़ द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द फादर टू मेंटेन हिज चिल्ड्रन। जो जिस शख्स के बच्चे होंगे वही उनकी नशोनमा करेगा, ये औरत की जिम्मेवारी नहीं है। इट इज नॉट द ड्यूटी अपॉन द औरत, अपॉन द वुमेन सॉरी, टू अर्न, टू मेक हिज अर्निंग एंड देन स्पेंड सच वेल्थ ऑन हिज चिल्ड्रन। इस्लाम तो स्पेसिफिकली ये कहता है कि औरत जो कमाती है वो उसी का है। तो ये वालिद का राइट होता है कि अपने औलाद को मेंटेन करे। अब ये जो आप बात कर रहे हैं कि 1-1 लाख रुपया दे दे, तो ये कोई फिक्स मेंटेनेंस का रेशो वगैरह नहीं है। कोर्ट डिस्क्रिप्शन है कोर्ट का, वो देखती है कि अगर इस बंदे की इनकम 1 लाख रुपए है तो वो 1-1 लाख कहाँ से देगा। अगर उसकी इनकम 5 लाख रुपए है, उसके 2 बच्चे हैं, इसके अलावा उसके दूसरे भी अखराजात हैं, फिर भी वो इतना तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा ना। कोर्ट डिस्क्रिप्शन देखती है कि इसकी इनकम क्या है, उस इनकम के हिसाब से कोर्ट मेंटेनेंस फिक्स करती है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ना किसी फैमिली लॉ एक्ट में या ऑर्डिनेंस में या गार्डियन वार्ड में दिया गया है कि इतनी मेंटेनेंस आपको देनी पड़ेगी, नहीं। वो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन होता है तय करने के लिए। और अगर बच्चे माँ के साथ रहते हैं तो जाहिर सी बात है वालिद मेंटेन करेगा, और हिदानत का पीरियड जब पूरा हो जाता है तो जब वालिद के पास आते हैं फिर तो मेंटेन वालिद ही करता है, वालिदा को नहीं देता। अच्छा, आपने ये आपका एक्सपीरियंस रहा है, आपके कोर्ट में मीडिया पर्सन भी आते हैं, फैमिली कोर्ट में वो कवर भी करते हैं। तो हमारे कुछ व्यूअर्स हैं वो कहते हैं कि फैमिली कोर्ट को मीडिया जो है वो कवर नहीं कर सकती। लॉ में मीडिया के लिए क्या है, इस केस को कैसे कवर कर सकते हैं या नहीं कवर सकते? असल में इसमें एक चीज़ थी, जब मेरी लास्ट पोस्टिंग थी हाई कोर्ट में तो उसे क्यूरी आई थी, एक मीडिया वालों ने परमिशन मांगी थी हाई कोर्ट से भी कि हम कोर्ट की प्रोसीडिंग को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। देखिए, कोर्ट की प्रोसीडिंग जो आप जैसे फिल्म के लिए या किसी दूसरी चीज़ के लिए तो आप नहीं रिकॉर्ड कर सकते। अलबत्ता मीडिया को तो आर्टिकल 19 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है फ्रीडम देता है, तो वो जाहिर सी बात है तो अपना जो ओपिनियन है वो भी हाईलाइट कर सकती है, दूसरे लोगों का जो राय है वो भी पब्लिक के सामने ला सकती है। तो कोर्ट प्रोसीडिंग मेरी लिमिटेड नॉलेज के मुताबिक तो यही है कि आप कोर्ट परमिसिव में कर सकते हैं, नॉट इन द कोर्ट रूम।
कोर्ट रूम में आप नहीं कर हम भी सकते। कोर्ट कोर्ट रिपोर्टर प्रेमिसेस में तो मीडिया को तो लिबर्टी दी गई है, मीडिया हैव सो मेनी राइट्स, वो तो रिकॉर्ड कर सकती है। इसमें कोई लॉ नहीं है जो इनको एम्बार्गो करता हो या उनको रेस्ट्रेन करता हो कि नो यू कैन नॉट कवर सर्टेन केस, ठीक है, ऐसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जैसे कोर्ट रिपोर्टर से हमें पता है हाई कोर्ट भी कवर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी, लोअर कोर्ट भी जो होते हैं, तो हम कोर्ट रूम में अंदर जाते हैं तो हमारी मोबाइल यूज नहीं होती वहाँ पे, ना ही हम वहाँ के फोटेजेस बनाते हैं। लेकिन कोर्ट रूम से जैसे पार्टी हो उनके फोटेजेस बनाते हैं हम, या अंदर जो बातचीत होती है उसको बाहर आके हम रिपोर्ट करते हैं अपनी वर्डिंग में, ताकि पब्लिक जो है वो समझ सके अंदर जज ने क्या कहा या पार्टीज ने क्या मौका उठाया। तो इस पे आप यस, यू कैन डू सो, ऑल दो मीडिया ऑफिशियल्स कैन डू सो, कोई बार नहीं, आप कर सकते हैं, कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होता इसमें, कोई लॉ आपको बार नहीं करता। देखिए ये तो राइट टू इन्फॉर्मेशन हर बंदे का राइट है, आर्टिकल दे रहा है, आर्टिकल 19A है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये तो कर सकते हैं आप, जाहिर सी बात है, आप इन्फॉर्मेशन को इम्पार्ट करते हैं, पब्लिक की नॉलेज में आती है, और ये प्रोसीडिंग आप कोर्ट प्रोसीडिंग को आप इंटरफेयर ना करेंगे, उसमें आप कोई किस्म की ऐसी मुदाखलत नहीं करेंगे जो कंटेम्प्ट में रिजल्ट हो। अलबत्ता कोर्ट प्रेमिसेस में तो आप जा सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो अपना जो आपका बयानिया होगा वो लोगों के सामने ला सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल आपने जो साबिक जुडिशल मैजिस्ट्रेट हैं इन्होंने अभी अभी इस्तीफ़ा दिया है अपने अहदे से, और इनकी प्रैक्टिस जो है अभी जारी है, नामवर जो है वो जज भी रहे हैं और वकील भी हैं। अब इनकी आपने बातें सुनी, हमारा मकसद यही था आप तक ये इनसे टाइम लेने का कि आप तक ये सारी चीज़ें पहुँचाएँ कि इस के फैमिली केसेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और बच्चों की हवालगी के मुतल्लिक़ कौन सी चीज़ें जो हैं वो जज साहिबान जो नज़र में रखते हैं, उनके वेलफेयर के लिए क्या बेहतर समझते हैं और उसके बाद फैसला करते हैं। अब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।